सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब कुछ एकदम सिंपल वे में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली सोगा 1930 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये एक्ट आया कब? द एक्ट केम 1 जुलाई 1930। याद रखिएगा, 1 जुलाई 1930 को ये एक्ट आया था और पूरा इंडिया में एप्लीकेबल है। याद रखिएगा, अभी ऑल ऑफ इंडिया ये एप्लीकेबल है, ऑल ओवर इंडिया ये एप्लीकेबल है। अब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसका आप एक एक करके डिस्कस करेंगे, कुछ भी मत छोड़िएगा, शॉर्ट में आपको पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मीनिंग क्या होता है? ध्यान से समझिए, सेक्शन 4 सब क्लोज 1। सिंपल भाषा में आगे इसको समझिए, फिर इसको बुकिश लैंग्वेज में आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सिंपल भाषा में बोलेंगे तो सर एक सेल का एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक माल बेच रहे हैं उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, उसी को बोलना चाहिए सिंपल भाषा में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, माल कौन किसको बेचता है? सेलर बायर को बेचता है माल। सर सिंपल भाषा में हमको समझ में आया, सेलर बायर को कुछ माल बेचेगा तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, उसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, सेल क्या हो सकता है? सेल करंट डेट का हो सकता है, या माल बना के देंगे फ्यूचर डेट का भी सेल हो सकता है। तो सिंपल भाषा में ये समझ में आया सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सिंपल भाषा में सेलर बायर को कोई माल बेचेगा, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए। सिंपल भाषा में यही होता है। अब देखिए एक्ट क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर कंसीडरेशंस। चीज को समझिएगा, क्या बोलता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसमें सेलर ट्रांसफर करेगा, मतलब अभी ट्रांसफर करेगा या फ्यूचर में ट्रांसफर करेगा, एग्रीज टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स, गुड्स का ओनरशिप। मतलब सिंपल भाषा में सर एक कॉन्ट्रैक्ट जहां सेलर गुड्स का ओनरशिप बायर को दे रहा है, उसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलेंगे। याद रखिएगा। अब देखिए, ट्रांसफर जो ट्रांसफर हो रहा है इमीडिएट हो रहा है या फ्यूचर में ट्रांसफर, दो चीज का सेल कवर है। ध्यान नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट को देखिए, दिस कॉन्ट्रैक्ट कवर टू टाइप ऑफ सेल, ये दो प्रकार का सेल को कवर करता है। ओनरशिप ऑफ गुड जो है ट्रांसफर इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, या ओनरशिप फ्यूचर डेट में होगा। सपोज मैंने 100 आइटम मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो मैं मैन्युफैक्चर करके उसको ट्रांसफर करूंगा तो ये फ्यूचर डेट का ट्रांसफर होगा। तो सर दो प्रकार का सेल कवर हो गया, इमीडिएट सेल और फ्यूचर डेट का सेल। तो सिंपल सा समझ में आ गया सर, एक कॉन्ट्रैक्ट जहां सेलर ट्रांसफर कर रहा है या एग्री कर रहा है ट्रांसफर करने के लिए गुड्स का ओनरशिप बायर को। अब देखिए, सेलर जो बायर को कुछ ट्रांसफर करेगा उसके लिए क्या लेगा? पैसा लेगा। फ्री में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो समझ में आ गया सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर कंसिडरेशन इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दो प्रकार का सेल कवर है, ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर इमीडिएटली और ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर एट फ्यूचर डेट। ये समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर समझ में आ गया, सिंपल भाषा में एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसमें सेलर बायर को गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर करेगा। ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर कर सकता है या फ्यूचर डेट में ट्रांसफर कर सकता है, और जो ओनरशिप देगा उसके बदले उससे कुछ पैसा लेगा। बस इतना ही। देखिए, एक तो चीज छोटा सा चीज समझ के रखिए, स्कोप ऑफ द एक्ट क्या है, ये एक्ट क्या चीज को कवर करता है। तो दिस एक्ट डील्स विथ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। यदि मूवेबल प्रॉपर्टी बिकेगा तो सोगा एक्ट में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। याद रखिए, गुड्स मस्ट बी मूवेबल, मूवेबल गुड्स होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, सेल में क्या हो रहा है, ओनरशिप गुड्स का इमीडिएट आपके पास चल जा रहा है, सेलर बायर को ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर कर दे रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सर, सोगा एक दो प्रकार का सेल को कवर करता है, इमीडिएट सेल्स और सेल्स एट फ्यूचर डेट। तो अब देखिए, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, चीज को समझिए।
एग्रीमेंट टू सेल क्या मतलब, एग्रीमेंट बना है सेल करने के लिए, सिंपल भाषा में। तो सेल में क्या है, ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर इमीडिएटली, गुड्स का ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल्स में क्या हो रहा है, ओनरशिप ऑफ गुड इज ट्रांसफर एट फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट में आपको ओनरशिप दिया जाएगा। आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाया मेरे साथ कि हमको ये 500 यूनिट बिस्कुट का पैकेट बना के दीजिए, तो मैं उसे बनाऊंगा, मैन्युफैक्चर करूंगा और आपको फ्यूचर में दूंगा, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है आज के दिन। तो सेल में ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर हो रहा है, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगा। एकदम सिंपल सा टर्म है। याद रखिए सेल हमेशा एग्जिस्टिंग गुड्स का होगा, जो गुड्स आपके पास रेडी टू अवेलेबल है उसी को आप बेच पाइएगा इमीडिएट। तो सेल टेक प्लेस फॉर एग्जिस्टिंग गुड्स, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल एग्जिस्टिंग गुड्स का भी बन सकता है और फ्यूचर गुड्स का भी बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब तीसरा देखिए, सेलर ने बायर को गुड्स बेच दिया, अब गुड्स कुछ डैमेज हुआ, सब लॉस कौन बियर करेगा, बायर। रिस्क ऑफ लॉस जो है सेल के समय कौन बियर करेगा, बायर, याद रखिएगा। उसमें तो फ्यूचर में बनेगा तो रिस्क कौन बियर करेगा, सेलर बियर करेगा, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, अब देखिए सेलर कैन नॉट रीसेल गुड्स, यदि बायर को इमीडिएट गुड्स बेच दे रहा है तो गुड्स तो बायर का पोजीशन में चला गया, तो उसको सेलर फ्यूचर में रीसेल नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल में सेलर गुड्स को रीसेल कर सकता है। ठीक है, सिंपल सा चीज है, यहां पर ओनरशिप है उसके पास अभी। ठीक है, एक लास्ट में सेल क्या होता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, याद रखिएगा। और एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल 5 तो टर्म याद रखिएगा, फिर आराम से आप लिख दीजिएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए क्या क्या जरूरी है। सिंपल भाषा में सर, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए एक सेलर और एक बायर होना जरूरी है, दो पार्टी होना जरूरी है। यदि सेलर बायर रहेगा तभी तो एक दूसरा को गुड्स बेचेगा। तो सर समझ में आ गया, सिंपल भाषा में सेलर और बायर का जरूरी है। दूसरा चीज क्या है, गुड्स जो है वो भी बिकना चाहिए, गुड्स भी होना चाहिए, मूवेबल गुड्स होना चाहिए, याद रखिएगा। तीसरा क्या है सर, पैसा मिलना चाहिए, मनी कंसिडरेशन होना चाहिए। याद रखिएगा, मनी कंसिडरेशन पार्टली भी होगा तो चलेगा। सपोज 100 रुपया का हम गुड्स बेच रहे हैं और सामने वाला हमको 50 रुपया गुड्स माने 50 रुपया का बार्टर दे रहा है और 50 रुपया पेमेंट में दे रहा है तो भी चलेगा, याद रखिए। ठीक है, अब देखिए ये चीज समझ में आ गया सर, ये तीन चीज समझ में आ गया। देखिए ये क्या है, देयर मस्ट बी टू पार्टी, वैलिड एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो दो पार्टी का होना बहुत जरूरी है। पार्टी कौन कौन है, बायर एंड सेलर। दूसरा चीज है सर, सब्जेक्ट मैटर उसका गुड्स होना चाहिए और गुड्स मस्ट बी मूवेबल, याद रखिएगा, सिर्फ मूवेबल गुड्स आता है इसमें और कोई गुड्स नहीं आता है। तीसरा है सर, ट्रांसफर के बदले पैसा देगा वो, ट्रांसफर मस्ट बी टेक प्लेस फॉर प्राइस, याद रखिएगा, प्राइस पार्टली होगा तो भी चलेगा। तीसरा याद रखिए, ट्रांसफर किसके और किसके बीच होना चाहिए, बायर और सेलर के बीच ट्रांसफर होना चाहिए। और ट्रांसफर कंडीशनल भी हो सकता है और विदाउट कंडीशनल भी हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है। तो ये 5 कंडीशन बहुत जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए। एसेंशियल एलिमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरी है, वही चीज बोल रहा है। इतने 5 पॉइंट याद रखिएगा, काफी है। गुड्स, गुड्स का मीनिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुड्स मीन्स ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, सारा मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स बोलते हैं। सेक्शन 2 सब क्लोज 7 के हिसाब से गुड्स मीन्स ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी। अब क्या चीज आएगा गुड्स के अंदर और क्या चीज नहीं आएगा, वो चीज जानना बहुत जरूरी है। देखिए दो चीज नहीं आता है, मतलब नॉट इंक्लूडेड, मतलब ऐसा दो मूवेबल प्रॉपर्टी है जो गुड्स का पार्ट नहीं है, उसको एक्सक्लूड किया गया स्पेसिफिकली। क्या चीज, देखिए सबसे पहले बोलता है मनी को गुड्स नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते, उसका लॉजिक समझिए। आप सामान के बदले, गुड्स के बदले गुड्स ही दे रहे हैं तो बाटर सिस्टम हो जाएगा, फिर सोगा आएगा नहीं, सोगा आएगा नहीं। तो गुड्स के बदले पैसा देना, यदि मनी को गुड्स मान लेता तो क्या होता, सबसे बड़ा मूवेबल प्रॉपर्टी है मनी, याद रखिएगा। लेकिन इसीलिए स्पेसिफिकली उसको एक्सक्लूड किया कि पैसा के सामान के बदले सामान ही दे देंगे तो सिस्टम होगा ही नहीं, एक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मनी है। समझ में आया, तो इसीलिए बाटा सिस्टम नहीं होगा, उस चीज को सेव करने के लिए मनी को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया।
याद रखिएगा, ऐसा दो मूवेबल प्रॉपर्टी है जो एक्सक्लूड किया गया गुड्स के डेफिनेशन से। एक हो गया मनी, दूसरा हो गया एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक्शनेबल क्लेम का मतलब समझिए, नाम में समझ में आ रहा है सर, वह क्लेम जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके, मतलब वह क्लेम जिसके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया जा सकते, उसको एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एक्शनेबल क्लेम मतलब वह क्लेम जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। एग्जाम्पल समझिएगा, देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल को देखिए। बोलता है राज ने हरि से 5 लाख रुपया का लोन लिया, ठीक है। तो हरि का क्या हो गया, राज से 5 लाख रुपया रिसीव करने का राइट बन गया, क्योंकि हरि ने राज को 5 लाख रुपया लोन दिया है, तो हरि का राइट हो गया कि हम राज से 5 लाख रुपया लेंगे। अब हरि को पैसे की जरूरत हुई, तो हरि ने क्या किया, वह राइट श्याम को बेच दिया 4 लाख रुपया में। श्याम क्यों कर देगा, क्योंकि उसको 1 लाख का फायदा है, तो हरि ने वह राइट श्याम को बेच दिया 4 लाख रुपया में। अब क्या होता है, श्याम के पास राइट है राज से 4 लाख रुपया रिसीव करने का, तो एक राइट जो सेल हुआ वही हो गया, मतलब एक क्लेम। अब यदि राज पैसा नहीं देगा तो श्याम क्या कर सकता है, एक क्लेम कर सकता है, किससे, राज से। एक एक्शन कोर्ट में केस फाइल कर सकता है राज के अगेंस्ट कि हम 5 लाख रुपया तुमको देंगे। तो राइट टू रिसीव मनी इज नोन एज एक्शनेबल क्लेम। तो सर समझ में आ गया, गुड्स मतलब सारा मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन दो चीज नहीं आएगा, दो प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगा, मनी और एक्शनेबल क्लेम। अब और क्या क्या आएगा, देखिए इंक्लूड्स, कुछ स्पेसिफिक आइटम को इंक्लूड्स किया गया है, 3 आइटम को इंक्लूड किया गया है। पहला बोलता है स्टॉक्स एंड शेयर्स, पहला याद रखिएगा एस, एस मतलब स्टॉक्स एंड शेयर्स। स्टॉक्स एंड शेयर्स आएगा ही आएगा, यदि कुछ स्टॉक्स पड़ा है, आपका कुछ, आपके पास कुछ शेयर पड़ा है, तो गुड्स चाहिए। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्राफ्स, याद रखिए ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। ग्रास मतलब आप जानते हैं जो जमीन में उगता है, और ग्रोइंग क्रॉप्स भी वही छोटा छोटा जो क्रॉप्स उगता है। तो ये दो चीज आ गए, 3 चीज आपको याद रखना है, थिंग्स और अदर थिंग्स। थिंग्स में क्या है मैं बताऊंगा, 3 चीज इंक्लूड होगा, स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, समझ में, और तीसरा है थिंग्स। थिंग्स में क्या होगा बताऊंगा। तो 3 चीज समझ में आएगी सर, इंक्लूड में 3 आइटम है, स्टॉक्स एंड शेयर्स मतलब एस, फिर जी है ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, एंड तीसरा है थिंग्स। थिंग्स क्या है मैं बताऊंगा। 3 आइटम इंक्लूड होगा, 2 आइटम एक्सक्लूड होगा। एक्सक्लूड क्या होगा, मनी और एक्शनेबल क्लेम। अब जो तीसरा आइटम जो है ना, जो इंक्लूड में स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास एंड थिंग्स, थिंग्स को किसको बोलते हैं, ध्यान से आप समझिए। देखिए थिंग्स में क्या चीज बोला है, ध्यान से समझिएगा। थिंग्स attached to or forming part of the land which can be separated before sale, जिसको अलग किया जा सकता है सेल के पहले, ठीक है। मतलब वह थिंग्स attached to or forming part of the land which can be separated before sale। सपोज गच, मेरा एक लैंड है, उसके पास ट्री ट्री उगा हुआ है बहुत सारा, हमको ट्री को अलग बेचना है और लैंड को अलग बेचना है, याद रखिएगा। तो हम ट्री को काट के बेच दिए, समझ में आया। थिंग्स अटैच टू, वो अटैच है, जो ट्री है मेरा लैंड के साथ अटैच है और उसी का पार्ट बना हुआ है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच कैन बी सेपरेटेड, उसको अलग कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो समझ में आ गया। यदि हम पूरे जमीन और गच एक साथ ही बेच देते तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चल जाता, सोगा एक्ट में आता ही नहीं। तो सोगा एक्ट में आने के लिए उसको अलग करना पड़ेगा, सेपरेटेड करना पड़ेगा बिफोर सेल, सेल से पहले उसको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ गुड्स, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए 3 प्रकार के गुड्स होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं, वो मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुड्स, नाम से समझ में आ रहा है सर, गुड्स एग्जिस्ट करेगा अभी, उसी को एग्जिस्टिंग गुड्स बोलना चाहिए। विच इज एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल करते समय गुड्स एग्जिस्ट होगा, मेरे पोजीशन में होगा, तो उसी को एग्जिस्टिंग गुड्स बोलेंगे। विच इज एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब जिसका ऑनरशिप मेरे पास होगा उसी को एग्जिस्टिंग गुड्स बोलेंगे। ऑनरशिप पोजीशन जो है, उसका ऑनरशिप और पोजीशन मेरे पास होगा सर, सेलर के पास होगा, उसी को एग्जिस्टिंग गुड्स बोलेंगे।
फ्यूचर गुड्स, सर नाम से समझ में आ रहा है गुड्स अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फ्यूचर में बनेगा, विच इज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, फ्यूचर में इसको मैन्युफैक्चर करके हम बनाएंगे। कंटीजेंट गुड्स मतलब गुड्स का एक्विजिशंस डिपेंड है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट्स। मतलब समझिए, सपोज मैं आपका चाइना से कुछ माल मंगा रहा हूं, वो माल शिप में आएगा तभी मैं आपको बेच पाऊंगा, तो उसका माने डिपेंड है वो शिप के आने और ना आने पे, मतलब हैपनिंग और उसका नॉन हैपनिंग किसी इवेंट पे डिपेंड है। या देखिए, द गुड्स एक्विजिशन डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। याद देखिए, यदि वो माल आएगा तभी बेच पाएंगे, तो कंटीजेंसी है उस पे। समझ में आ गया सर? 3 प्रकार का गुड्स होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स जो अभी है, फ्यूचर गुड्स मतलब फ्यूचर में जो हम बनाएंगे, और कंटीजेंट गुड्स मतलब यदि कंटीजेंसी होगा गुड्स आएगा तो हम दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। या देखिएगा, अब देखिए एग्जिस्टिंग गुड जो है उसको आगे क्लासिफाई करते हैं। देखिए, एग्जिस्टिंग गुड्स फर्दर 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन हुआ है, फर्दर 3 प्रकार में उसको बांटा गया है, स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टन गुड्स एंड असर्टन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स को समझिए, बोलता है गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड बाय द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है तब पार्टी ने गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया कि हमको ये पार्टिकुलर गुड्स चाहिए, और दोनों सेलर और बायर उस चीज के लिए एग्री हो गए, तो गुड्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो गया है, उसको स्पेसिफिक गुड्स बोलेंगे। जैसे मोबाइल का शोरूम में जाके आप बोल रहे हो कि हमको आईफोन 12 ही चाहिए, पार्टिकुलर उस मॉडल को आपने आइडेंटिफाई कर दिया, उसी को स्पेसिफिक गुड्स बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अनसर्टेन गुड्स मतलब गुड्स आर नॉट आइडेंटिफाई एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। गुड्स आइडेंटिफाई नहीं हुआ, उसको खाली डिस्क्रिप्शन बता दिया गया, गुड्स को दे आर डिफाइंड बाय डिस्क्रिप्शन। एग्जांपल, हम फोन करके बोले शोरूम में हमको एक एसी भेज दो, वो कोई भी कंपनी का एसी भेज दे देगा, काम खत्म। 1 टन का एसी भेज दो, वो 1 टन का एसी भेज दिया, कोई भी कंपनी का भेज दिया तो भी चलेगा। या सोनी का बोले तो सोनी का कोई भी मॉडल भेज दिया तो चलेगा। तो गुड्स का खाली डिस्क्रिप्शन बता दिया, दैट इज इनफ। आइडेंटिफाई नहीं हुआ, गुड्स को आइडेंटिफाई आपने नहीं किया है। याद रखिए, खाली डिस्क्रिप्शन के बेसिस में गुड्स आपको भेज दिया गया है, उसको बोलते हैं अनसर्टेन गुड्स। अब आ जाएगा असर्टेन गुड्स, ध्यान से समझिएगा। देखिए, असर्टेन गुड्स बोलता है गुड्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। मतलब हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट बनना था वो बन गया, उसके बाद मैंने गुड्स को आइडेंटिफाई किया। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना तब वो अनसर्टेन था, लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया उसके बाद मैंने उसे स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर दिया। याद रखिएगा, एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। द गुड्स आर आइडेंटिफाई आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद गुड्स को मैंने आइडेंटिफाई किया, मतलब एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वो अनसर्टेन था। याद रखिएगा, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया उसके बाद मैंने उसे आइडेंटिफाई किया। एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल देखिए असर्टेन गुड्स का। बोलता है कि रामा के पास 500 एप्पल थी, मेरे पास 500 एप्पल थी, और मेरे और आपके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप हमसे 200 एप्पल लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद मैं आपको 200 एप्पल बांट के दे दूंगा। आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया 200 एप्पल का। जब 200 एप्पल का कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसके बाद आपने क्या किया कि 500 एप्पल में अच्छी अच्छी 200 एप्पल आपने बांट ली। माने गुड्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनसर्टेन था, ठीक है, लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपने गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, 200 एप्पल आपने अच्छी अच्छी बांच के ले ली, उसी को बोलते हैं असर्टेन गुड्स। ठीक है, आगे देखिए, 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स से समझिएगा, मीनिंग ऑफ बायर एंड मीनिंग ऑफ सेलर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अभी तक ये समझ में आया, सिर्फ 2 प्रकार का गुड्स होता है। सेल 2 प्रकार का होता है, करेंट डेट का सेल और फ्यूचर डेट का सेल, ये समझ में आ गया। तो सिंपल भाषा में बायर कौन होना चाहिए, जो गुड्स बाय करेगा। बाय मतलब करंट गुड्स को, एग्जिस्टिंग गुड्स को बाय कर सकता है, लेकिन इसमें फ्यूचर गुड्स भी होता है, तो एग्री टू बाय भी कर सकता है। तो बायर मीन्स ए पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय गुड्स, सिंपल सा बात है। और सेलर मतलब क्या, सेलर मीन्स द पर्सन हु सेल और एग्री टू सेल द गुड्स। ये टॉपिक इतना ही है, इस टॉपिक का एमसीक्यू भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू। मेरा क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है। थैंक यू।